चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का VSR अड्डा एकेडमी के इस चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि प्यारे बच्चों, आज से हम लोग क्लास 10th के दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। VSR अड्डा एकेडमी आप सभी के लिए फिर से खास करके जो बच्चे 10th में हैं उनके लिए संजीवनी बूटी लेके आया है। और आप सभी जो 10th के बच्चे हैं, एक बार इस चैनल से जुड़िए और अपने तैयारी को एकदम अंतिम रूप से मजबूती प्रदान कीजिए। और इस चैनल पर जो भी विषय पढ़ाए जाएंगे, मेरा दावा है वो अन्य YouTube चैनल से एकदम बेहतर होगा। यह मैं नहीं कहूंगा, यह आप कहेंगे क्लास करने के बाद। तो चलिए, देर किस बात की, आज का क्लास एकदम शुरू करते हैं। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 10th राजनीति शास्त्र से। तो सभी बच्चों एकदम बोर्ड पर ध्यान दीजिए। आज हम लोग क्लास 10th में राजनीति शास्त्र का क्लास करेंगे। और एकदम ध्यान दीजिए, आज का क्लास जो है हम लोग का यहाँ राजनीति शास्त्र चलेगा। और यहाँ पे एकदम ध्यान देंगे, यहाँ सिविक्स लिखना था, वो टेक्निकल टर्म से मिस्टेक से फिजिक्स लिखा गया, कोई बात नहीं, होता है। चलिए, तो सिविक्स राजनीति शास्त्र क्लास 10th एकदम ध्यान देंगे। आज से आप सभी बच्चों के लिए क्लास 10th VSR अड्डा एकेडमी के चैनल पर शुरू हो चुका है। और राजनीति शास्त्र की अगर हम लोग बात करें तो क्लास 10th में सोशल साइंस के इस विषय में 17 अंक पूछे जाते हैं। जो बच्चे पूरे पॉलिटी को पढ़ लोगे, 17 अंक उसके मुट्ठी में होगा। और तुम चाहते हो कि 17 में एकदम 17, 16 भी नहीं, मुट्ठी में रहे, तो एकदम ईमानदारी से क्लास करो। तो एकदम ध्यान दो, एक बार सिलेबस की चर्चा कर ले हम लोग। पहला लेसन है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी पहला लेसन है। दूसरा लेसन सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। और तीसरा लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। और चौथा लोकतंत्र की उपलब्धियां। और पांचवा लोकतंत्र की चुनौतियां। तो 5 पाठ राजनीति शास्त्र में हम लोग को पढ़ना है। हम लोग झूठ मूठ का बिना मतलब का बकवास नहीं करेंगे कि क्या ऐसे वैसे, सीधे अपने सिलेबस पर चर्चा करेंगे, एकदम फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे। तो ध्यान दिया जाए, हम लोग बिना देर हुए अपना पहला लेसन लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी शुरू कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी को समझने के लिए हम सभी बच्चों को कुछ बेसिक बात समझना होगा। और उसी में पहला बात है, इसमें राष्ट्राध्यक्ष। ध्यान देंगे, यदि पॉलिटिक्स समझना चाहते हो तो कुछ बात मेरे साथ सीखना होगा। राष्ट्राध्यक्ष क्या होता है, पॉलिटिक्स चलता कैसे है, राजनीति चलता कैसे है, इसी के लिए कुछ टर्म सीखना है, कुछ शब्द सीखने हैं। तो ध्यान रखना है, राष्ट्र के प्रमुख को, राष्ट्र के प्रमुख का मतलब जो हेड होंगे, राष्ट्र के प्रमुख को राष्ट्राध्यक्ष कहेंगे। यह ध्यान रखते हैं, राष्ट्र के प्रमुख को राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं। और सभी बच्चों को ध्यान रखना है, यह राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र के प्रमुख अलग अलग देश के अलग अलग हो सकते हैं। किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष राजा या रानी हो सकता है। इंग्लैंड में आज भी राजा और रानी चलता है। किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र, यहाँ पर राजा रानी की बात चलेगा तो हम लोग इंग्लैंड सोचेंगे। बोलो जल्दी से, कौन सा ऐसा देश है, एक देश का नाम बताओ जहां का राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र का अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है। जल्दी से बताना है, कौन ऐसा देश है जहां का राष्ट्र अध्यक्ष, देश का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। बिल्कुल बढ़िया। अब हम लोग एकदम जो सोच रहे हैं, एकदम बढ़िया सोच रहे हो, वह देश हमारा भारत है। भारत है। और तुमसे पूछे किस देश का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है, बोलो जल्दी से। बहुत बढ़िया, वह देश अमेरिका है। तो ध्यान रखोगे, राष्ट्राध्यक्ष क्या होता है जी? तो राष्ट्राध्यक्ष का मतलब होता है राष्ट्र के प्रमुख, जो राष्ट्र के सबसे हेड व्यक्ति होंगे वही राष्ट्राध्यक्ष होंगे। कई बच्चों को लगता है कि जैसे भारत में प्रधानमंत्री हैं, क्या अमेरिका में प्रधानमंत्री होंगे?
देखो राष्ट्र अध्यक्ष वही रहेगा, मालिक एक रहेगा, लेकिन पद हर देश में अलग अलग है। इंग्लैंड में अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष है तो उसको राजा और रानी कहेंगे। यहाँ पर देखो भारत में चलेगा तो पीएम चलेगा, प्राइम मिनिस्टर हेड होंगे, और अमेरिका का बात करेंगे तो वहां प्रेसिडेंट होंगे, राष्ट्रपति होंगे। तो हम समझते हैं कि राष्ट्राध्यक्ष सभी व्यक्ति का क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान दीजिए, एक टर्म है राजतंत्र, एकदम खूब बढ़िया से समझा जाए। इस टर्म का नाम है राजतंत्र। ये राजतंत्र क्या है जी? तो राजतंत्र का मतलब है यदि वंश के अनुसार राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, तो इस प्रक्रिया को ही राजतंत्र कहते हैं। वंश के आधार पर राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इसी को तो राजतंत्र कहते हैं। जैसे फ्रांस में, जैसे इंग्लैंड में, पहले रूस में, इस सब जगहों पे राजतंत्र होता था, राजा का बेटा था जिस वंश। अब सोचो, पहले फ्रांस में एक वंश चलता था बुबरो वंश, इतिहास में पढ़ोगे बुबरो वंश। और बुबरो वंश के एक राजा थे लुई 16वां, लुई 16वां, लुई 14वां, लुई 15वां, कुछ भी कह दो, तो वंश अनुगत चल रहा है, वहां सब राजा बनेगा तो लुई लुई रहेगा, खाली 15वां 16वां चलते रहेगा, सब रहेगा लुई लुई, 15वां 16वां 17वां 18वां चलते रहेगा। रूस में रोमनोव वंश, ऑस्ट्रिया में सब लोग जानते हो हैब्सबर्ग वंश। तो देखो वंश के अनुसार राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, तो उसे राजतंत्र कहते हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक पर चले, गणतंत्र। देखिए एक टर्म है और इस टर्म का नाम है गणतंत्र। जब किसी राष्ट्र में, सुनेगा बढ़िया से, जब किसी राष्ट्र में राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित या तो प्रत्यक्ष रूप से हो जाए या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते हैं तो उसे गणतंत्र कहते हैं। एकदम ध्यान दीजिए, उसे गणतंत्र कहते हैं। और ऐसी व्यवस्था जिस देश में होती है उसे गणतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। देखो किसी राष्ट्र में राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होकर, दो गो शब्द है, शब्द पर गौर करोगे, एक शब्द का नाम है निर्वाचित और दूसरा शब्द का नाम है मनोनीत। एक को जी निर्वाचित कहते हैं और दूसरा को मनोनीत। निर्वाचित का मतलब क्या होता है? हम क्लास में सब लड़कन को यह कह दिए कि क्लास से एक मॉनिटर चुना जाएगा और क्लास में मॉनिटर बनने के लिए लड़का खड़ा हो जाओ जी, और पता चला कि 4 लड़का खड़ा हो गया। अब 4 गो में किसको चुने भाई? ये तो लफड़ा की बात है। अब क्लास को कहें कि चारों को वोट दो, जिसको ज्यादा वोट वही मॉनिटर, और क्लास के बच्चे उसको वोट दिए, जो जीता वो मॉनिटर, तो कहेंगे निर्वाचित होके आया है। और हम पूरे क्लास में कोई एक बच्चा कह दिए कि अरे यही मॉनिटर रहेगा, बाकी सब हल्ला करता ही देख रेख करेगा, हम डायरेक्ट को चुन दिए हैं, तो ये मनोनीत होगा। हम समझते हैं दोनों लाइन क्लियर होगा जी, निर्वाचित और मनोनीत। उसी प्रकार जब किसी देश में, राष्ट्र में राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, सामने से चुने या वोट देके सांसद विधायक के द्वारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तय करे, तो उसी को हम लोग गणतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। बहुत बढ़िया, एकदम खूब बढ़िया समझ रहे हो। अब हम लोग अपने लेसन पर आ जाए, अपने टॉपिक पर आ जाए।
और सभी बच्चे जान रहे हो कि हम लोग का पहला लेसन शुरू हो गया है, सत्ता का साझेदारी। अब देखो इसमें दो टर्म है। एक टर्म है सत्ता। सत्ता को पावर कहते हैं। कि पावर क्या है जो समझो। पावर का मतलब तुम्हारे घर में भी सत्ता चल रहा है। अगर मान लेते हैं तुम्हारे दादाजी घर के हेड है और इनके 4 बेटे हैं, जिनमें एक बेटे तुम्हारे पापा भी। अगर दादाजी पूरा पावर संभाल लें कि तुम्हारे पापा जितने चचा लोग हैं, ये चारों जितना है ये कमा कमा के सब दादा को देगा, तो पावर एक जगह है। ये पावर एक जगह है। और इस कंडीशन में सोचो, निर्णय लेने का अधिकार केवल और केवल दादा को है, बाकी नहीं सोच सकते हो। अगर टीवी भी लगेगा तब बरामदा में लगेगा, तो अब बैठ के देखो, कोई अपन घर में स्पेशल नहीं लगा सकते हो। जो निर्णय लेंगे ये लेंगे, ये देखो है। अब दूसरी बात है कि नहीं भाई, सबको अपना अपना बांट के दे दी, जो मन है वो कर सकता है, तो ये पावर का देखो बंटवारा होगी, सत्ता का बंटवारा हो गया। लेकिन हम लोग को क्या करना है, सत्ता का साझेदारी करना है। यानी दादा हेड रहे, लेकिन बाकी जो चारों हैं, चचा लोग और तुम्हारे पापा लोग, ये चारों सपोर्ट करें। ये कह रहे हैं कि पहला तल्ला ढाल लेते हैं, तो चारों सहमति दे रहा है कि ढाल लीजिए, जो घटेगा हम देंगे। ऐसा अगर हो रहा है तो इसी को साझेदारी कहते हैं। और अभी समझेंगे, देखो सत्ता के बारे में, सत्ता के बारे में, ये पावर के बारे में। पहले क्या था ना, शुरुआत में जब राजतंत्र था, राजतंत्र की हम लोग बात करते हैं, राजतंत्र में पावर और सत्ता केवल एक व्यक्ति के पास रहता था, एक व्यक्ति के पास, कि जे कहेगा वो वही होगा। कि चोर को कह दिया कि फांसी लटका दो, तो चोर को फांसी दे दिया जाएगा, और हत्यारा को कहा कि छोड़ दो तो छोड़ दो। राजा का इच्छा ही कानून होगा, कोई किताब नहीं होगा। कि सत्ता मेन एक व्यक्ति के पास रहेगा। लेकिन सत्ता का बंटवारा, सत्ता का पृथक्करण, पहली बार सत्ता के पृथक्करण का सिद्धांत जिस व्यक्ति ने दिया, उस व्यक्ति का नाम था मॉन्टेस्क्यू। इस व्यक्ति का नाम क्या है, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने पहली बार सत्ता का पृथक्करण का सिद्धांत दिया। इसमें पुस्तक लिखा स्पिरिट ऑफ लॉज। पूछेगा स्पिरिट ऑफ लॉज, सत्ता का पृथक्करण, पुस्तक किसने लिखा, मॉन्टेस्क्यू ने। और मॉन्टेस्क्यू ने सत्ता का पृथक्करण किया। इसने कहा कि सत्ता में एक विधायिका होना चाहिए, एक विधायिका होना चाहिए, साथ में एक कार्यपालिका होना चाहिए, कार्यपालिका होना चाहिए, और एक न्यायपालिका होना चाहिए। देखो ये सब बात 10th का टीचर क्या करता है, हम देखें यूट्यूब चैनल पे। 10th का टीचर क्या करेगा, वो लावेगा बड़का को एकदम पीडीएफ, अब एक लाइन पकड़ के पढ़ा रहा है, कुछ कह रहा है। ये तुम्हारे अंदर कंसेप्ट आना चाहिए, और कंसेप्ट जब आएगा तभी तुम हीरो बन पाओगे। और चाहते हो कि कंसेप्ट क्लियर तो एग्जाम क्लियर, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो VSR अड्डा एकेडमी। और ध्यान दो बढ़िया से, मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉज, सत्ता के पृथक्करण के सिद्धांत में सत्ता को 3 भाग में बांटा, एक विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। इसका कहना था कि जो राजा जनता के लिए काम करेगी तो उसका एक अंग ऐसा होना चाहिए, एक अंग ऐसा होना चाहिए जो कानून बनाए, कानून बनाए। जनता कैसे चलेगा, सरकार कैसे चलेगा, सरकार किस प्रकार अपना कार्य करेगी, उस पर मंथन करने के लिए ये कानून बनाए, विधायिका कानून बनाए, और कार्यपालिका जो है इस कानून का पालन करवाए, कानून का पालन करवाए। और न्यायपालिका जो कानून नहीं माने,
कानून तोड़ दे उसे दंड का प्रावधान करे, उसको दंड दे। यही देखो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। विधायिका, कार्यपालिका और यही देखो न्यायपालिका है। एकदम समझ गया होगा कि कानून बनाने वाला कौन है? विधायिका, पालन करने वाला कार्यपालिका और दंड देने वाला न्यायपालिका। अब बोलो शराब में बंदी किसने करवाया? बिहार में शराबबंदी किसने कराया? तो बिहार में शराबबंदी विधायिका, यहाँ के सांसद लोग, मंत्री लोग बैठ के कहे कि बंद तो बंद। बोलो जो शराब पीता है उसको ही पकड़ेंगे, उसको पुलिस पकड़ेगा और पुलिस प्रशासन कार्यपालिका है, आई पकड़ के कोर्ट में ले जाएगा कि सर ये 3 बार से बेच रहा था, चौथा बार फिर धरा गया है, कहेगा डालो 4 साल लगी, कहना न्यायपालिका है। तो ये देखो विधायिका रह गया, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, ये तीनों तुमको समझ में आ गया होगा। और सत्ता, यही देखो सत्ता का बंटवारा हम लोग 3 भाग में किए। एक हमारा विधायिका और विधायिका सुनोगे, यह कानून बनाने वाला, कानून बनाने वाला, यह जो है कानून बनाने वाला है, कानून बनाने वाला, कानून बनाने वाला और यह कानून का पालन करवाने वाला, कानून का पालन करवाने वाला, करवाने वाला। और यह जो देखते हो कानून, यह जो देखते हो कानून को तोड़कर, न्यायपालिका कानून को तोड़ने वालों के लिए, कानून को तोड़ने वालों के लिए दंड का प्रावधान करता है, उसको दंड देता है। तो यह देखो हमारा कार्यपालिका, न्यायपालिका और उधर विधायिका, यह मेन सत्ता का अंग हुआ जो सत्ता के साझेदारी में महत्वपूर्ण पार्ट निभाएगा। और सभी बच्चे एक बात ध्यान में रखोगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे लोकतंत्र के बारे में, और जब हम लोग लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो दिमाग में सेट रखना है कि लोकतंत्र के मुख्य रूप से 3 स्तंभ है। लोकतंत्र एक मकान है तो इसका 3 पिलर है, जिसमें एक पिलर विधायिका है, दूसरा पिलर कार्यपालिका है और तीसरा पिलर न्यायपालिका है। यानी 3 है, एक विधायिका, एक न्यायपालिका और एक कार्यपालिका। ये लोकतंत्र का स्तंभ है। तुम लोग ये भी जानते हो कि वर्तमान समय में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी आ गया है, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया या प्रेस है। जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की बात करेंगे तो मीडिया या प्रेस होगा, इसको ध्यान में रखना है। आज का मीडिया और प्रेस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जो कमी है उसको पूरा करता है। तो लोकतंत्र कितने स्तंभ है? 4, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और साथ में प्रेस। तो सभी बच्चे एकदम तैयार रहोगे। कल जो है बड़ा मजा आने वाला है। कल के क्लास में हम लोग सत्ता की साझेदारी शुरू कर लेंगे, और यहां से तुम लोग का लेसन भी शुरू होगा। यूट्यूब के इतिहास में ऐसा कहीं भी नहीं पढ़ाया जाएगा, ये मेरा दावा है। बस तुमको एक बार पढ़ना है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल हम लोग इससे कंटिन्यू चलेंगे। सत्ता का साझेदारी कल शुरू हो जाएगा और वहां बड़ा मजा आने वाला है। तो आज का क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।